अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरे आप सब खैर से होंगे। आज ये मेरी पहली वीडियो है किसी टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए। पहली जो वीडियो थी उसमें मैंने अपने प्लेटफ़ॉर्म के एजेंडे के बारे में बताया, अपने प्लेटफ़ॉर्म का मकसद बताया आप सबको। तो देखिए, अगर देखा जाए पाकिस्तान में सबसे पहले जो अभी इश्यू जो सबसे अहम जो अभी चल रहा है आजकल, वो है फ्लड्स का। पाकिस्तान बहुत बड़ा एक नुकसान उठा रहा है और थ्रू आउट द ईयर्स 2010 में हमने देखा, जितना विज़िबली मुझे याद है, 2022 का हमने देखा और उससे पहले भी पाकिस्तान काफ़ी हद तक फ्लड्स का नुकसान देखता रहा और दीगर नेचुरल डिज़ास्टर्स को भी देखता रहा और काफ़ी हद तक नुकसान हुआ, जानी माली हर लिहाज से। पाकिस्तान राइट नाउ क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स के हवाले से 2022 से सबसे रिस्की कंट्रीज में माना जाता है, अभी तक है उस लिस्ट के हवाले से अगर देखा जाए। बात यह है कि इसके पीछे बहुत से मसाइल हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमारे अमाल का नतीजा है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसके पीछे वाकई हमारे अमाल हैं। हमारे इन्वायरमेंट के साथ खिलवाड़ करना, हमारे मिसमैनेजमेंट करना, हमारा अपनी तरफ से हम रेडी ना रहना, काफ़ी ऐसे रीजंस हैं। अब देखा जाए, बहुत से लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, बहुत से लोग कम्युनिटीज़ को ब्लेम करते हैं, बहुत से लोग ये ब्लेम गेम चलता रहता है, बहुत से लोग कहते हैं ये डैम नहीं बना, इस तरह से नहीं हुआ, उस तरह से नहीं हुआ। तो ये तो चलता रहेगा, मुझे पता है ये हमारा एक कौमी मसला है, लेकिन ये है कि इसके पीछे वाकई अगर मसाइल है तो वो ये है कि एक तो हम प्रिपेयर्ड नहीं है, दूसरी बात ये है कि हमारी कम्युनिटीज़ को समझ बूझ नहीं है इस हवाले से प्रॉपरली। कुछ लोग हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो नहीं है। हमारी गवर्नमेंट भी इस हवाले से बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिंग्स का शिकार है और उनको अभी तक एक प्रॉपरली, बेशक हमारे कवानीन मौजूद है, लेकिन हम प्रॉपरली वो कामयाब नहीं हो सके इस क्राइसिस को, इस तरह के मसाइल को मिटिगेट करना। कि अभी जो रिसेंटली 2025 के फ्लड्स चल रहे हैं, मसला शुरू होता है जीबी से। जीबी के काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स इसमें नुकसान उठाते हैं। इसी तरह फिर खैबर पख्तूनख्वा, जिसमें हम एक मेजर लेवल पर फ्लड्स का भी एक केस देखते हैं और क्लाउड बर्स्ट के भी केसेस देखते हैं, जिसमें हमारे बुनेर डिस्ट्रिक्ट और बाजवा डिस्ट्रिक्ट काफ़ी हद तक नुकसान उठाते हैं। द बुनेर केस वॉज टोटली डिफरेंट और एक बहुत ही डेडली केस है, जिसमें बहुत सी फैमिलीज ने जानी नुकसान उठाया देखा और इसी तरह माली नुकसान भी। साथ ही साथ फिर शुरू होता है एजेके में भी इश्यूज है, एजेके में भी काफ़ी हद तक नुकसान हुआ है। फिर अब आजकल सेंट्रल पंजाब यानी नॉर्दर्न पंजाब या सेंट्रल पंजाब की अगर बात की जाए, और अभी जो खतरात लाहक है वो सिंध, साउथ पंजाब और बलूचिस्तान की तरफ भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मौजूद है। अभी तक लगभग रिलीफ एक्ट में अभी रिसेंटली वेबसाइट देख रहा था, तो पाकिस्तान में अराउंड 700, वो तो कम बता रहे हैं, लेकिन अराउंड 700 लोग उनकी डेथ्स हुई हैं और ये केसेस ज़्यादा भी हो सकती है क्योंकि ये रिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड भी काफ़ी केसेस हो सकते हैं। अभी तक बहुत से लोग हैं वो मौजूद, मतलब मिले नहीं है अपने प्यारों को। बात ये है कि मसाइल तो काफ़ी है, लेकिन मैं आज बात करूँगा अहम मसाइल के ऊपर, जो कि रिसर्चर्स, स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मौजूद है हमारे मुल्क के अंदर। इस हवाले से फ्लड्स को सही तरीके से डील ना करें, ये तो चलो एक नेचुरल डिजास्टर है, लेकिन ये मिटिगेट हो सकता है, इसके नुकसान की इंटेंसिटी को कम किया जा सकता है। बात ये है कि सबसे पहले हमारी इशू जो आ रहे हैं वो अर्बन प्लानिंग की वजह से, और जो रूरल प्लानिंग भी अगर देखी जाए तो दोनों इन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसमें ये मौजूद है और बहुत ज़्यादा मसाइल इसकी वजह से देख रहे हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स कहती है कि पाकिस्तान में अर्बन प्लानिंग एक अहम फैक्टर माना जाता है कि क्या मतलब कि इस तरह से मसाइल बन रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है, जो स्पेसिफिकली जो अर्बन स्लडिंग होती है या फिर सब अर्बन एरियाज में भी जो प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई उसकी वजह से ये मसाइल बनते हैं। ड्रेनेज के इश्यूज हो गए या जनाब पानी के निकासी आपको प्रॉपर्ली नहीं किया जाता, या फिर ऐसा होता है कि कोई नदी नाले होते हैं, वहाँ से गुजरने के उनके रास्ते होते हैं, सीजनल नदी नाले होते हैं, उसके ऊपर हम लोग घर बना लेते हैं और ये रूरल एरियाज का भी इशू है कि पाकिस्तान के अंदर कवानीन तो मौजूद है, फ्रेमवर्क्स भी मौजूद है, लीगल फ्रेमवर्क्स हो गए, ऑपरेशनल फ्रेमवर्क्स हो गए, जिसमें सबसे अहम जो है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2010 है। लेकिन बात यह है कि वो भी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, उसमें प्रॉपर ऑपरेशनल एसओपीज नहीं बयान की गई, उसमें प्रॉपर तरीकाकार या काम जो एक होते हैं प्रोएक्टिव एक्शंस लेने के लिए मामला को सही तरीके से नहीं बयान की गई, और अगर बयान हुए भी हैं किसी हद तक तो वो उसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाता, जिसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिंग्स। ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिंग्स भी आपको एक समझ आता है टर्म है, तो वो ये है कि जब हर चीज़ के अंदर ब्यूरोक्रेटिक जो होती है एक इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की या गवर्नमेंट जो ऑफिशियल्स है उनकी जना इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा आ जाती है बहुत हद तक। सही है, पाकिस्तान सही बात है 18th अमेंडमेंट के बाद एक प्रोविंशियल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन अलग है और फेडरल अलग है, तो उनकी जना डिफाइंड नहीं है अपने स्कोप, जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज, वो आपस में कई कई मामलों में ओवरलैप करती है और वो फिर काम सही तरीके से नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ी एक वजह है कि यहाँ पर जब ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिंग्स बहुत ज़्यादा आती हैं तो इस तरह के मसाइल अक्सर टाइमली डील नहीं होते या उनके खिलाफ प्रॉपर रिएक्शन या एक्शन नहीं लिया जाता। इन्हीं मसाइल में सबसे एक और जो अहम मसला समझा जाता है वो ये है कि हमारी बजट एलोकेशन प्रॉपरली नहीं हुई। इस हवाले से भी, या अगर हुई भी है तो वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुई, जिसके बहुत से रीजन है, आप अच्छी तरह आप समझते हैं। और मसाइल है हमारे मुल्क में जिस तरह से, तो फेडरल गवर्नमेंट ने 50.18 बिलियन रुपीज़
इस साल के बजट में अप्रूव कराए हैं डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के लिए। बलूचिस्तान में 3.9 बिलियन, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में 7 बिलियन, सिंध में मैंने देखा डिफरेंट सोर्सेज, उसमें अब एग्जैक्टली नहीं बता रहे थे, लेकिन जो मेरी एस्टिमेट खुद लगाई है वो 2.72 बिलियन है। फॉरेन फंडिंग्स को मैंने इसमें नहीं ऐड किया, मैं सिर्फ जो गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग्स की बात हो रही है। पंजाब के हवाले से अगर देखा जाए तो स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन उन्होंने 795 बिलियन बजट वो लगाए हैं एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, जिसमें एक स्पेसिफिक एक पोर्शन सेट है जो कि डिफाइंड नहीं है, लेकिन कहते हैं कि एक पोर्शन है कि वो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा या उस पर लगाया जाएगा। इसकी बात करें जीबी और एजेके की, तो उनकी भी एक की 194.278 मिलियन है, दूसरे की एजेके की 150 मिलियन है। तो बात यह है कि कुछ लोग कहेंगे पैसे बहुत ज्यादा है, कुछ लोग कहेंगे कम, लेकिन अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली हमारा मुल्क जिस तरह से मसाइल देख रहे हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और इस पर प्रॉपरली एलोकेट करने के लिए, इसको खर्च करने के लिए मैकेनिज्म्स ऑडिटेबल, जो ऑडिट की बुनियाद पर चले या जो कि हम अकाउंटेबिलिटी के बुनियाद पर चलने वाली मैकेनिज्म्स को हम लोगों को बनाने चाहिए, ताकि ये चीज़ तरीके से इम्प्लीमेंट हो और साथ ही साथ हम लोग जो ना इस तरह के मसाइल को के ज़्यादा नुकसान हमारे लोग ना उठाएं। हमारे पेरिफेरीज बेचारे बहुत ज़्यादा नुकसान देख चुके हैं, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव मिस मैनेजमेंट की वजह से वैसे भी हो, चाहे टेररिज्म की वजह से हो, चाहे जो भी इशू। इस तरह से गवर्नमेंट के तो बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत सारे मसाइल है, लेकिन हमारी कम्युनिटीज़ भी इसमें कुछ हद तक बराबर के ही रिस्पॉन्सिबल है। देखा जाए तो सबसे पहली बात यह है कि अनसस्टेनेबल लैंड यूज़ की जाती है। जैसे मैंने पहले भी बात की, वो कुछ होती है कि जो इन्वेस्टमेंट्स मैंने पहले जो बात की वो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी उनको अप्रूवल्स मिल रही होती है कि वो कर लें, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट का अपना भी एक होता है, बेनिफिट होता है, या जो ना बड़े जो हमारी एलीट है उनकी भी बेनिफिट्स हैं, तो इसलिए उस पर एक्शन नहीं लिया जाए। लेकिन हमारी जो कम्युनिटी है, जो मिडिल क्लास तबका है या अपर मिडिल क्लास तबका है, उनके भी बहुत सारे मसाइल है इस हवाले से। उसमें यह है कि डिफॉरेस्टेशन जो हमारी हो रही है हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, सवात में, बुनेर में, दीर में, लोअर दीर, अपर दीर में बात करूँ, चित्राल में बात की जाए, अपर चित्राल, लोअर चित्राल, कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स में, शांगिला डिस्ट्रिक्ट्स में, इसी तरह मानसेरा में, या फिर हम जीबी की तरफ देखें, और साथ ही साथ एजेके में भी ये मसला बहुत ज्यादा मौजूद है। तो मसला ये है कि डिफॉरेस्टेशन वैसे भी इन्वायरमेंट के हवाले से, जो कि हमारे ग्लोबली जो दुनिया में जो टेम्परेचर बढ़ रही है और जो ग्लेशियर्स पिघल रही है, जो पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स पिघल रही है, उसमें एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। तो हमारी दुनिया के टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए दरख्तों की बहुत जरूरत है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि सॉइल इरोजन जो होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग जो होती है, जो जानवरों का चरवाना अनकंट्रोल तरीके से वो सारी वेजिटेशन को खराब कर देती है, साथ ही साथ और अनकंट्रोल जो फार्मिंग है, जो फार्मिंग के ऐसे कुछ तरीके जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचते हैं, जिससे जंगलात को नुकसान पहुंचते हैं, तो एक ये बहुत बड़ी एक रीजन समझी जाती है। इस हवाले से जैसे मैंने बात की सॉइल इरोजन की, सॉइल इरोजन यानी कि मिट्टी के जो डायनामिक्स है वो बदलते हैं, और साथ ही साथ इस पर जो नदी नालों में, जो पहाड़ी इलाकों में या जो इस तरह के जंगलात में जो नदी नाले होते हैं, उनकी वाटर लेवल्स वो इफेक्ट होती है, और फिर जो दरख्त या जो कि इस तरह की जो नेचुरल चीजें होती हैं वो सैलाबों को या नेचुरल डिजास्टर्स को कंट्रोल करने में एक रोल प्ले करती है, लैंड स्लाइडिंग्स को रोकने में एक रोल प्ले करती है, तो वो जो ना इफेक्ट होती है, उनको जो ना उसमें नेगेटिव इफेक्ट्स आते हैं, और वो अल्टीमेटली हमारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा जानी व माली नुकसान का बाइस बनती है। कम्युनिटी के हवाले से एक और इशू यहाँ पे भी ये आता है, चलिए इसमें गवर्नमेंट भी हमें प्रॉपरली हम इसमें इक्वली हम इसमें रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, या हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव या जो एडवोकेसी के ग्रुप्स हैं उनको भी जिम्मेदारी बनती है। बात यह है कि हम लोगों ने प्रॉपरली एडवोकेसी नहीं की इस हवाले से। इंक्रोचमेंट्स जो होती है, यही मैंने जो बात की पहले भी, दरियाओं के पास या इस तरह से नदी नालों के ऊपर जो चीजें बनती हैं, अक्सर गांव देहातों में आप जाएं तो, या सवात की तरफ स्पेसिफिकली आप देखें तो उन्होंने होटल्स भी बनाए, उन्होंने दुकानें भी बनाई, उन्होंने प्लाजास भी बनाए, तो ये एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है हमें नुकसान पहुंचाने में। साथ ही साथ एक और चीज ये है कि हमारी कम्युनिटीज को प्रॉपरली इंगेज नहीं किया जाता, उनको एजुकेट नहीं किया जाता इस हवाले से, उनको बताया नहीं जाता कि एक जिम्मेदारी का एहसास नहीं दिलाया जाता कि आप लोग, क्योंकि ये आपकी ही मलकियत है और इसको जो है संभालना हम सब की जिम्मेदारी है। तो जैसे ये जो डिफॉरेस्टेशन होती है, या जो नदी नालों के ऊपर जो घर वगैरह बनाना, या इसके ऊपर जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाना, तो ये इस फैक्टर को एड्रेस करने के लिए हमें अपनी कम्युनिटीज को एंगेज करनी चाहिए, जो वहाँ पर लोकल जिरगास है, या जो वहाँ पे जो लोकल पंचायत होते हैं, या जो काउंसिल्स होते हैं, या जो ना कोई रिफाए आमा के लिए या इस हवाले से इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए होते हैं, उनको एंगेज कराना बहुत जरूरी है। मेजर मसाइल की बात की जाए तो हमारी ओवरऑल एज अ नेशन क्लाइमेट रिस्क को मिटिगेट करना, उसके लिए प्रिपेयर रहना, ये हम उन ममालिक में हैं जो कि सबसे लीस्ट प्रिपेयर हैं। अब बात की जाए तो जैसा मैंने बात की, हमारा रिस्क इंडेक्स में हम सबसे टॉप पर माना जाते हैं, या टॉप कंट्रीज में माने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रिपेयर होने वाली कंट्रीज में हम लोग बहुत ही लीस्ट समझे जाते हैं। तो बात यह है कि हमें अपने प्रायोरिटीज को चेंज करने की जरूरत है, उसको एड्रेस करने की जरूरत है, उसमें रिफॉर्म लाने की जरूरत है, और साथ ही साथ इस चीज में काफी हद तक हमें नेशन को मोबिलाइज करना चाहिए, ताकि ये मसला हम जल्द से जल्द प्रॉपर्ली इसको हम एड्रेस कर सकें। अब हम अपनी अगर बात करें कंसिडरेशंस की, या हम सोल्यूशंस की बात करें, चलो सोल्यूशंस नहीं, रिस्क के को रिडक्शन करने की बात करें, उसकी मेजर्स की बात करें, तो इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज भी है और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज भी है। सबसे पहले हम शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज की भी बात करेंगे। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज अगर देखी जाए तो पाकिस्तान में बेशक रेस्क्यू 1122 का इदारा मौजूद है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मौजूद है, पीडीएमएस मौजूद है, सिविल डिफेंस मौजूद है, लेकिन फिर भी स्टिल हमारी जो उसमें एक्सपर्टीज रखने वाले लोग हैं इस तरह के डिजास्टर्स को डील करने के लिए, वो कम है।
ابھی بھی ہماری ایک بہت بڑی ڈیمانڈ موجود ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا ہم حل کر سکیں. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے ان سب اداروں کی اسکوپس کو بڑھائیں, ساتھ ہی ساتھ ان کو جو ہے ٹرین کرائیں, ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر کوآرڈینیشن کریں. میں ایشیا کی ہی مثال لوں گا. انڈونیشیا میں بسارناس یعنی نیشنل سرچ اینڈ ریسکیو جو ہے, اس نے کیا کیا کہ جب بہت زیادہ وہاں پر انڈونیشیا میں ظاہری بات ہوئی, نیچرل ڈیزاسٹرز وہاں پہ بہت زیادہ آتے ہیں, والکینوز بھی ہیں وہاں پر اور چیزیں بھی ہیں, ارتھکویکس بھی آتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ فلڈز کا بھی وہاں پہ ایشوز ہے, والکینوز سوری سونامیز کا بھی ایک حد تک ہے. تو بات یہ ہے کہ وہاں پر کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو موبلائز کیا, اس کو پراپرلی انہوں نے ٹرین کرایا, مطلب آلریڈی ادارہ موجود ہے لیکن اس میں ریفارمس لے کر آئے, ان کی ٹریننگز میں ریفارمس لے کر آئے, ان کی اسکوپس کو بڑھایا. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم سولوشنز میں مزید اسی طرح شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز میں بات کریں تو اس میں ہمیں اس کمیونٹیز کی جو کہ پیرافریز ہیں اور جو کہ رسکی ایریاز میں رہنے والے لوگ ہیں, ان کمیونٹیز کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ انٹیکٹ کرنا چاہیے, چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ خواتین ہو, کیونکہ کچھ جگہوں میں کلچرل سینسٹیوٹیز ہوتی ہے اور وہاں پر خواتین کو ڈائریکٹ ریسکیو کرنے کے لیے اگر ہم کچھ مطلب ہمارے کسٹمز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, اس کو جو ہے پھر مسئلہ بنتا ہے. تو یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں ہر طرح کے لوگوں کو اور ہر کمیونٹی اور ہر مائنورٹی اور ہر جگہ سے ہر مکتبہ فکر والے لوگوں کو ہمیں انگیج کرنا چاہیے, ان کو انڈکٹ کرانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ ہمیں والنٹیئرز ٹرین کرنے چاہیے. اب یہ والنٹیئرز اور اس کے لیے جو ہے ڈیزاسٹر رسک یا ایمرجنسی رسپانس ٹریننگز, یہ جو جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے کافی ایسے یا ڈیولپ اسٹیٹس ہیں, اس میں وہ کریکولم میں ان کو دیے جاتے ہیں. چلیے آپ روزانہ کی کلاسز نہیں لیکن ہفتے میں ایک کلاس کریں یا مہینے میں 2-3 کلاسز کرائیں اس طرح سے جو کہ ٹرین کریں. اس میں ہم اپنے سیکورٹی کے ادارے جیسے فوج ہوگی, اس میں اسی طرح کے اور جو ادارے ہیں ریسکیو کے ادارے, ان کو بھی ہم انگیج کر سکتے ہیں کہ وہ جو ان کو ٹرین کرے, ان کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دے, ان کو لوگوں کو بچانے کی ٹریننگ دے, خود کو بچانے کی ٹریننگ دے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کو ایجوکیٹ کرے کہ کس طرح سے ہمیں ان مسائل سے نمٹنا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ اس میں کمیونٹیز کو خود بھی موبلائز ہونے کی ضرورت ہے اور گورنمنٹ کو بھی ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے تھرو اریگیشن ڈپارٹمنٹس اور تھرو میونسپل کمیونٹیز جو ہماری موجود ہے وہاں پر. کس طرح سے کہ اسٹیورڈشپ یا جن کی ذمہ داری جو ان کی وہاں پہ رسپانسبلٹیز ہیں ان کو مینٹین کرنے کی اس طرح کے علاقوں میں, تاکہ فلڈس کو جو پریونشن کرنے کے لیے یا اس طرح کے نیچرل ڈیزاسٹرز کو پریونشن کرنے کے لیے جو ہے نا وہ میجرز لے رہے ہوں, تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کو فنڈس کی ایلوکیٹ کریں اور ساتھ ہی ساتھ ان کو اور ریسورسز دیں اور ان کو ایکسپرٹیز ان کو ڈیلیور کریں, تاکہ وہ جو ہے نا لوکل کمیونٹی لیول پر ایک فرسٹ ہینڈ اپنا ایک ایکشن لے سکے, تاکہ ان کیس اگر سچویشن اگر کنٹرول ہو سکتی ہے تو وہ جو ہے نا اپنے طریقے سے وہ اس کو کنٹرول کرے یا پھر اپنے آپ کو بچا سکے. لیکن اگر نہیں تو پھر ہمیں جو ہے نا اسٹیٹ لیول پر اس میں یا پروونشل لیول پر اس میں انٹرونشن کرنے کی ضرورت پڑے گی, تو اس میں بھی ان کو تاکہ وہ سپورٹ کر سکے کمیونٹی لیول پر. اسی طرح کمیونٹیز اور اسٹیٹ ایجنسیز یا پروونشل ایجنسیز ساتھ میں کام کرے گی تو ان طرح کے مسائل کے جو انٹینسٹی ہوگے اس کو یا رسک ہوں گے وہ کم سے کم کیے جا سکیں گے. ساتھ ہی ساتھ ایفورسٹیشن یعنی کہ دوبارہ سے جنگلات لگانے کے لیے یا پودے لگانے کے لیے ہمیں میجرز لینے چاہیے. اس میں کمیونٹیز کو بھی موبلائز ہونے کی ضرورت ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ڈونرز کو اکٹھا کرنا چاہیے, چاہے وہ اربن ایریاز کی ہو چاہے وہ لو رسک ایریاز کی ہو, تاکہ وہ اس طرح کے معاملات کو سپورٹ کرے. ایک سینس آف نیشنل رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہمیں ڈیولپ کرنا چاہیے اور اس میں اسٹیٹ کو بھی ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے انیشیٹوز کو اس طرح کے انیشیٹوز کو سکسیسفلی امپلیمنٹ کر سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ کنٹرول کر سکیں. تو یہ بات ہے. بہت سے انیشیٹوز آئے, پلین ٹری سونامی آئی, لیکن اس میں بھی کافی مسائل دیکھنے پڑے اور یا پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوا, یا ہم دیگر گورنمنٹس کی بھی بات کرتے رہے کہ وہ جنا انہوں نے انیشیٹوز لے کر آئے لیکن وہ پراپرلی امپلیمنٹ نہیں ہوئے. تو یہ ایک ہمارا ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے. اسی طرح ہمیں کمیونٹیز کو اس طرح سے بھی امپاور کرنا چاہیے کہ وہ وہاں پر جو ان علاقوں میں ہم سیفٹی شیلٹرز بنا سکیں پبلک اسپیسز میں. اب وہ سیفٹی شیلٹرز ایسی جگہوں میں بنانے چاہیے کہ جہاں پر سیلاب یا تو پہنچے نہ, یا جنا اور جو دیگر جو نیچرل رسک جو ہے وہ جنا وہاں پر کم سے کم ہو یا بالکل ہی نہ ہو. اس طرح کے لیے ہمیں ضرورت یہ ہوگی کہ ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہم لوگ کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمیونٹیز کو اس معاملے میں انگیج کریں اور انٹرنیشنل ڈونرز سے ہم اس چیزوں کے لیے ہم التجا کریں یا ان سے کہیں کہ ہمیں ان معاملات میں سپورٹ کریں, کیونکہ الٹیمیٹلی اس طرح کی چیزوں کو کمیونٹی لیول پر سپورٹ کرنا صرف گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ایک براڈر انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے. یس, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو اکیلا ہم بلیم نہیں کر سکتے کہ جیسا یو ایس اے کی ابھی فنڈنگ روک رہی ہے پاکستان میں یا جو دیگر ممالک کو پراپرلی فنڈ نہیں کریں. ہماری اپنی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس طرح کے معاملات کو ہم خود لے کر چلیں. اور اسی طرح کمیونٹی سینٹرڈ ارلی وارننگ سسٹمز کو ڈیولپ کرنا چاہیے, جو EWS میکینزمز اس کو کہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ واٹس ایپ کی گروپس ہوتے ہیں, وہ تو آلریڈی وہاں پر بنے ہوتے ہیں, لیکن ایک پراپر اس طرح کے واٹس ایپ گروپس بنائے جائیں جس میں ہمارے وہاں کی انتظامیہ کے لوگ بھی موجود ہیں, وہاں کے ڈیزاسٹر مینجمنٹ لوگ کے انتظامیہ بھی یا آفیشل جو ہیں وہ بھی اس میں موجود ہوں اور وہ لوگوں کو ٹائملی انفارم کر سکے. ساتھ ہی ساتھ اس میں ہمیں مساجد کو یا جو دیگر عبادت گاہیں ہیں ان کو انگیج کرنا چاہیے تاکہ وہ لاؤڈ اسپیکرز کے تھرو اپنی کمیونٹیز کو انفارم کر سکے ان ٹائمز آف کرائسس, پرو ایکٹیولی ایک میجر لے. تو اس طرح کی چیزوں کو بھی ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے اور اس میں گورنمنٹ کو پراپرلی ان کو فنڈ کرنا چاہیے. اور اب بات آتی ہے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی, جو کہ ممکن بھی ہے کچھ حد تک اور کر بھی سکتے ہیں ہم لوگ. بات یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے ہمیں ضروری سمجھنا ہے کہ ہمارے جو انسٹیٹیوشنل مینڈیٹس ہیں وہ ڈیفائنڈ ہو, ان کی آپریشنل SOPs ڈیفائنڈ ہو. پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی اور اتھارٹیز جو ہیں اور جو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی NDMA وہ آپس میں معاملات میں اوور لیپ نہ کرے یا وہ ریسکیو 1122 کی سچویشن میں وہ اوور لیپ نہ کرے. تو
एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करना चाहिए, उनको एक कोऑर्डिनेशन सेल या काउंसिल बनाना चाहिए, जैसे कोविड के टाइम में हम लोगों ने एस्टेब्लिश किया था, तमाम एजेंसीज एक साथ काम करी थी, एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करी थी। तो इस तरह के सिचुएशंस में भी हमें हमें इमरजेंसी के लिए नेशनल कोऑर्डिनेटेड सेल्स बनाने चाहिए और उसको प्रॉपरली मोबिलाइज करना चाहिए, उनमें एक्सपर्टीज डेवलप करने के लिए जो ना हमें नए से नए इनोवेटिव चीज़ों को ओन करना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी एक ज़रूरी चीज़ है। लीगल मैंडेट्स को क्लैरिफाई करना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में, और साथ ही साथ उसमें एक्सपर्ट्स, फील्ड के एक्सपर्ट्स, चाहे वो एकेडेमिया से हो या वो फील्ड में हो, उन लोगों को एंगेज करना चाहिए ताकि ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में काम हो, सिर्फ काइनेटिक तरीके से नहीं, नॉन काइनेटिक तरीके से भी मामलात को देखा जा सके। दूसरी जो सबसे अहम चीज समझी जाती है इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये है कि बहुत से ऐसे ममालिक हैं जिसमें इन्होंने डेटाबेसेस बनाए हुए हैं, उसमें सॉइल डायनामिक्स भी मौजूद होती है, उसमें रिस्की एरियाज भी मौजूद होती है, और साथ ही साथ वो जो ना रिमाइंडर्स भी देती है लोगों को कि आप एहतियात करें, अभी ये सीजन आ रहा है, आप लोग एहतियात करें, आप लोग जो ना अपने घरों में रहें या उन इलाकों में इस तरह की एक्टिविटीज ना करें, यहाँ वहाँ पर जाकर अपनी एक्टिविटीज को लिमिट करें। तो इस तरह की जो हमें डेटाबेसेस बनाने की जरूरत है, और जो कि प्रॉपर्ली काम करती भी हो, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक बारिश होगी और खुद ही वो डेटाबेस सोचे ना काम ना करे, जैसे हमारे पाकिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का एक बहुत बड़ा एक मसला है। तो इसमें टेलीकम्युनिकेशन, जीआईएस और जो कंप्यूटराइज्ड, जो कंप्यूटर या आईटी जो हमारे डिपार्टमेंट्स है गवर्नमेंट की, वो जो ना एक मिलकर इसको जो ना लेकर। इसी तरह हमें ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करना चाहिए। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बहुत से ऐसे केसेस मिलेंगे, चलो मैं अगर सिंगापुर की बात करूँ तो वो हम उस तरह के लेवल पर नहीं चल सकते, लेकिन इस तरह से बहुत से कंट्रीज मौजूद है लैटिन अमेरिका में जो कि डेवलपिंग कंट्रीज है, और वो उन्होंने अपनी कंट्रीज में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और वो बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, और वो जो ना क्लाइमेट के रिस्क को भी कम से कम कर रहे हैं, या प्रॉपरली कंप्लीटली उन्होंने मिटिकेट भी कर दिया है। उसमें जो हमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है, सबसे पहली बात यह है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डोनर्स की जरूरत है, और सबसे दूसरी बात यह है कि फाइनेंसिंग हो प्रॉपरली गवर्नमेंट की तरफ से। फाइनेंसिंग सबसे बड़ी एक चीज है कि प्रॉपर एक अच्छा खासा एक पोर्शन हमारे नेशनल बजट में उसमें एलोकेट होना चाहिए, प्रोविंशियल बजट से उसमें एलोकेट होना चाहिए, और साथ ही साथ एक्सपर्टीज, उससे फील्ड से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हमें उसमें एंगेज करना चाहिए। नहीं कि हम कोई ब्यूरोक्रेट्स, चाहे वो किसी भी इदारे से हो, उनको आकर बिठा देते हैं और कहते हैं कि आप हम जो है वो एक सुपीरियर पोजीशन पे बैठे होते हैं, और साथ ही साथ नीचे जो है एक्सपर्ट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर सकते इस कॉन्टेक्स्ट में। जितनी मेरी रीडिंग है और जितनी मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है इस हवाले से एक्सपर्ट्स को देखकर या जो फील्ड के लोगों को देखकर, तो वो ये है कि जो लोकल कम्युनिटीज है उनको उनके जो एफर्ट्स है या उनके जो मामलात है उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है गवर्नमेंट की तरफ से। उनको फंड करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात है, और उनको इंस्टीट्यूशनलाइज करने की जरूरत है। उनको जो ना ऐसे वेंचर्स में सपोर्ट करना चाहिए। कम्युनिटीज स्पेसिफिकली जो नॉर्दर्न एरियाज है पाकिस्तान की, जो सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं इस मामलात में, उनसे उनकी राय लेनी चाहिए, और उनके साथ साथ उनके हर अंदर जो तमाम लोग हैं उनको इंक्लूसिवली लेकर चलना चाहिए, और साथ ही साथ इनको एजुकेट करना, ये एक बहुत बड़ी एक फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ उनको जो ना एक्सपर्टीज शेयर करना थ्रू उन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स के, तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारी एक अचीवमेंट होगी इस कॉन्टेक्स्ट में। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है, लेकिन ये है कि इस पर अगर काम शुरू हो तो हम इस तरह के क्राइसिस को मिटिगेट कर सकते हैं और रिस्क को कम से कम कर सकते हैं। फाइनली बात यह है कि थोड़ा सा इस टॉपिक से डाइवर्ट हो जाएगी चीज, लेकिन ये है कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करना इन मामलात में सबसे जरूरी होती है, चाहे वो अर्बन प्लानिंग के हवाले से हो, चाहे वो रूरल प्लानिंग के हवाले से हो, चाहे वो कम्युनिटीज को गवर्नमेंट के साथ लेकर चलने के हवाले से हो। लोकल गवर्नमेंट्स या लोकल काउंसिल्स को एम्पावर करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान में कई एक्ट्स जारी हुए कि लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करेंगे, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुए, उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं मौजूद हैं। तो लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना जरूरी है, और उसमें जाहिर बात है जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज होगी या विमेन होगी या जना जो दीगर जो अपने जो मेनली जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी डायनामिक्स की समझने की जरूरत है, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट्स ये होती है कि वो लोकल डायनामिक्स को बहुत अच्छी तरीके से इंटीग्रेट करते हैं। तो इसी तरह ये इस तरह के क्राइसिस को डील करने में भी लोकल गवर्नमेंट्स अगर एम्पावर्ड हो तो वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लेकर चल सकती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना भी ना भूलिएगा। और अब सबसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर जिस चीज़ में आप समझते हैं कि मैंने ठीक नहीं हुई, तो आपकी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को भी सुनने के लिए या उसको इंटीग्रेट करने के लिए मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द इस तरह की चीज़ें लेकर चलूंगा, और मैं करेक्ट करूंगा कि जो बात मैंने अगर गलत की है कहीं पे तो वो उसको सही तरीके से मैं इंटीग्रेट करूंगा। थोड़ा बहुत अगर क्वालिटी के हवाले से, वीडियो क्वालिटी के हवाले से आपको अगर शिकायत हो तो जाहिर बात है मैं एक बिगिनर लेवल पर काम कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ सब चीज़ें इंप्रूव होती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।